पिछले क्लास में हम लोग जहांदार शाह के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। इसकी नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो क्लास से आगे शुरू करते हैं। फिर बता दें कि कैमरा थोड़ा ख़राब है इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ, तो स्क्रीन पे मैं दिखाई तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग स्क्रीन पे देख करके कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे। तो जहांदार शाह के बारे में लगभग सारी बातें हो गई थी। इसके शासनकाल में हम चूंकि हमें पता है कि ये अयोग्य व्यक्ति था, लेकिन इसके शासनकाल में जो इसका मंत्री था जुल्फिकार खान, वो योग्य व्यक्ति था। उसने उसने अपने राज्य में आर्थिक अव्यवस्था से बचने के लिए, आर्थिक अव्यवस्था क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अब बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में ज्यादातर जागीरें बांटी गई थी, जागीरें बांटी गई थी, और जागीरें बांटने का परिणाम क्या हुआ था, आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई थी, या यूं कहे धरातल पे आ गई थी, लगभग खराब हो गई थी, अव्यवस्थित हो गया था। तो इससे बचने के लिए जहांदार शाह के शासनकाल में जुल्फिकार खान ने क्या किया, इस व्यवस्था को हटा करके इजारा व्यवस्था शुरू किया। कौन सा व्यवस्था? इजारा व्यवस्था। अब इसमें अंतर समझ लेते हैं। हमने चर्चा किया था जागीर क्या था। जागीर था कि भूमि का एक क्षेत्र दे दिया जाता था और इससे जो राजस्व प्राप्त होता था, जो आय प्राप्त होता था, इस आय में से अपना खर्च और अपना वेतन, खर्च वेतन वगैरह निकाल करके जो बचता, जो राशि बच जाता था, बचा पैसा, इसको केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था। ठीक है, केंद्रीय खजाने में जमा। अब इससे आर्थिक व्यवस्था खराब हुई, धीरे धीरे खजाने में पैसा कम जाने लगा। तो इससे बचने के लिए इजारा व्यवस्था में जुल्फिकार खान ने कुछ ठेकेदारों को चुना, और इन्हें भूमि का एक निश्चित भूमि दिया, और इस आधार पे दिया कि आप एक निश्चित अमाउंट इसके राजस्व के रूप में आप केंद्रीय खजाने में जमा करें। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भू राजस्व की जो वसूली थी इसमें, वो नीलामी के आधार पर या ठेके के आधार पर, ठेके की पद्धति से वसूला जाने लगा। इससे क्या हुआ, इससे आर्थिक जो अव्यवस्था फैली थी धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। आप समझ सकते हैं इसमें कि जब खर्च और वेतन निकालने के बाद जो बचेगा पैसा अगर वो जागीरदार जमा करेंगे, तो इसमें घपलेबाजी की या भ्रष्टाचार की संभावना जरूर रहती है कि वो अपना खर्च ज्यादा दिखा सकते हैं या अपना रेवेन्यू, राजस्व कम दिखा सकते हैं। इस तरह खजाने में, केंद्रीय खजाने में कम से कम पैसा जमा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब इजारा व्यवस्था है, तो उसमें जो इजारेदार थे उनको निश्चित अमाउंट अपना देना था केंद्रीय शासन को, और उसके बाद उनको जो भूमि क्षेत्र दिया जाता था वहां से अपना राजस्व वसूलते थे। तो ये कार्य हुआ जहांदार शाह के शासनकाल में। जहांदार शाह के शासनकाल में एक चीज और हमें ध्यान रखना चाहिए, जजिया कर आपको पता होगा, ये गैर मुस्लिम कर था, मतलब हिंदुओं को देना होता था। तो इसको जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर जहांदार शाह ने समाप्त किया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक व्यक्ति है फर्रुखसियर किसका पुत्र था? जैसा हमने आपको बताया था, बहादुर शाह प्रथम के जो 4 पुत्र थे, एक का नाम था जहांदार शाह, एक का नाम था अजीम उशान, एक का नाम था रफी उसान, और चौथे का नाम था जहान शाह। तो ये जो फर्रुखसियर है, ये अजीम उशान का पुत्र था। इसका मतलब क्या हुआ, जहांदार शाह का भतीजा था। जहांदार शाह के 10 वर्ष शासनकाल के बाद इसको गद्दी से हटा करके फर्रुखसियर शासन सत्ता पे बैठता है और सम्राट बनता है। अब ये क्या क्या कार्य करता है, कैसे बनता है शासक? ये जो जुल्फिकार खान था, हमने चर्चा ये भी किया था कि अब साम्राज्य में गुटबाजी शुरू हो गई थी। 3 गुट बने थे। पहला गुट क्या था? ईरानी गुट था, जिसमें जुल्फिकार खान प्रमुख था, और दूसरा सैयद गुट, जिसको हिंदुस्तानी गुट भी कहते हैं और इन्हीं को राजा बनाने वाला गुट भी कहते हैं। तीसरा तुरानी गुट था,
जिसमें चिनकलीज खान या आसफ जा या निजाम उल मुल्क या निजाम हैदराबाद, चारों एक ही के नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, वो प्रमुख था। तो अब जहांदार शाह को गद्दी से हटाने में और गद्दी प्राप्त करने में फर्रुखसियर की सहायता किया था किन्होंने? सैयद बंधुओं। सैयद बंधुओं में दो लोग थे, यहाँ पे चलो लिख भी देते हैं। सैयद बंधुओं की सहायता से ठीक है, फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है, प्राप्त करता है, कह सकते हैं प्राप्त करता है। ठीक है, अब गद्दी प्राप्त करने के बाद, अच्छा सैयद बंधुओं के बारे में एक चीज और जान लिया जाए। इनको किंग मेकर कहते थे। किंग मेकर, ये इतना प्रभावशाली थे, यानी राजा बनाने वाले। इन्होंने 4 राजाओं को बनाया मुगल साम्राज्य में, उत्तरवर्ती मुगल शासन में। पहला कौन था? पहला तो हो गया फर्रुखसियर, ठीक है। और जब फर्रुखसियर का शासनकाल समाप्त होता है 1719 में, तो इसके बाद 2 लोगों को ये लोग शासक बनाते हैं, जो कि बहुत कम समय में ही बीमारी के कारण एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए उत्तरवर्ती मुगल शासकों में इनको सामान्यतः नहीं पढ़ा जाता, पर हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फर्रुखसियर के बाद कौन शासक बनेगा? रफी उद्दरजात। इसके बाद शासक बनेगा रफी उद्दौला। इसके बाद शासक बनेगा मोहम्मद शाह रंगीला। जैसा नाम है इसका ऐसा ही काम भी है, रंगीला नाम में लगा हुआ, रंगीन आदमी भी था। चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इस तरह सैयद बंधुओं ने अपने प्रभाव से फर्रुखसियर को शासक बनाया। इसके बाद रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला को शासक बनाते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत कम समय के लिए शासक थे, बीमारी के कारण मर जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को ये लोग शासक बनाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इनको जो राजा बनाने वालों की संज्ञा दी गई है, किंग मेकर की संज्ञा दी गई है, वो कोई अतिशयोक्त नहीं है। हाँ, 4 लोगों को उन्होंने गद्दी पे बिठाने का प्रयास किया था। ठीक है, अब फर्रुखसियर के शासनकाल में क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। हम लोगों ने बात किया था कि जहांदार शाह ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया था। ठीक है, लेकिन वहां पे ओरल था और फर्रुखसियर जो कागजों में आया वो फर्रुखसियर के शासनकाल में ही आया। ठीक है, घोषणा हो गई थी जहांदार शाह के शासनकाल में, लेकिन जो कागजों में लिखा गया, जहां से हमें प्रमाण मिलते हैं, वो था फर्रुखसियर का शासनकाल। ठीक, अब हमने बंदा बहादुर की चर्चा किया था। बंदा बहादुर ये विद्रोह करता है कुछ लोगों को लेकर के, तो अंतिम रूप से इसको 1716 में इसी के फर्रुखसियर के शासनकाल में ही मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड, ठीक है। अब चूंकि मराठों की शक्तियां बढ़ रही थी दक्षिण में और उनसे भी संतुलन बनाने की आवश्यकता थी, तो मराठों और इसमें एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत फर्रुखसियर के काल में मराठों को 6 प्रांतों, दक्कन के 6 प्रांतों की सरदेशमुखी, ये 6 की सरदेशमुखी और एक कौन सा कर था, चौथ, वसूलने का अधिकार मिल जाता है। वसूलने का इनको अधिकार मिल जाएगा, फर्रुखसियर के शासनकाल में अधिकार मिल जाएगा। और इसके बदले में मराठों ने 15,000 घुड़सवारों के साथ इसकी सहायता करने का वचन दिया। सहायता करने का कैसे कि अगर मान लेते हैं दक्षिण में मुगल साम्राज्य के प्रति कोई विद्रोह होता है, तो ये उस विद्रोह को दबाने का प्रयास करेंगे, यानी उस विद्रोह को समाप्त करने में फर्रुखसियर की सहायता करेंगे। और
अब यहाँ पे प्रश्न उठता है आखिर ये हुआ क्यों। तो मुझे लगता है कि ये जो मराठे थे, इनके शासन में छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां थी। हम पढ़ेंगे जब मराठों को तो चर्चा करेंगे किस प्रकार शिवाजी ने जो छोटे छोटे क्षेत्रों के सरदार थे उनको मिला करके मराठा साम्राज्य का धीरे धीरे निर्माण किया था। उसके बाद उसके उनके आगे जो पेशवा हैं वो उसको केंद्रीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। तो अब इस वक्त छोटे छोटे सरदार थे यानी, और उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियां थी, वो किसी तीसरे शक्ति से मिल करके मराठों के प्रति विद्रोह न कर दे या इनके प्रति युद्ध की घोषणा न कर दे। इससे बचने के लिए इन्होंने मुगल शासन से गठजोड़ करने की कोशिश किया, जिससे ये होगा कि जो भी इनके ऊपर आक्रमण करने की सोच रहे होंगे वो ये सोच करके नहीं करेंगे कि ये जो हैं वो साम्राज्य के संरक्षण में, मुगलों के संरक्षण में, इनसे दोस्ती है। तो इस तरह अपने विद्रोहियों की संख्या कम करने का प्रयास करता है और 15,000 घुड़सवारों के साथ फर्रुखसियर की सहायता देने का वचन करता है मुगलों पर अगर कोई संकट आता है तो। अब फर्रुखसियर जो है सैयद बंधुओं के, यहाँ पे चर्चा किया हमने सैयद बंधुओं के सहयोग से सत्ता प्राप्त किया था। अब ये समझ रहा था कि इनकी जो शक्ति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, शक्ति बढ़ रही थी, प्रभावशाली व्यक्ति तो थे ही। तो अब इनके प्रभाव को रोकने के लिए, अब यही सब शासक बेवकूफी करते हैं। अब इसके शासन काल में इतने महत्वपूर्ण लोग हैं जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अब इसको लगा कि ये प्रभावशाली व्यक्ति उसके सत्ता को पलट सकते हैं और साम्राज्य किसी और को दे सकते हैं। अब इसी के लिए इसने सैयद बंधुओं के बढ़ते हुए प्रभावशीलता को समाप्त करने का प्रयास करता है और उसके लिए इनको मारने का षड्यंत्र करना चाहता है। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता, सैयद बंधुओं को भनक लग जाती है और ये उस वक्त मराठा जो थे, ये मराठों के साथ मिलकर के, मराठा कौन था उस वक्त, बालाजी विश्वनाथ, इनके साथ मिलकर के फर्रुखसियर को मार देते हैं, फर्रुखसियर को मार देंगे। और इसके मारने के बाद अभी हमने चर्चा किया रफी उदरजात को शासक बना लेते हैं। कब? रफी उदरजात। थोड़ा राइटिंग आप लोग संभालिएगा क्योंकि आदत नहीं है पैड पे लिखने का, तो राइटिंग खराब हो रहा है। ये कब की घटना है? 1719 की है। ठीक है, यानी अब फर्रुखसियर को गद्दी से ये लोग उतारते हैं 1719 में और 1719 में इसको शासक बनाते हैं। रफी उदरजात और रफी उद्दौला के शासन काल में कोई महत्वपूर्ण काम हुआ नहीं क्योंकि ये शासन में ज्यादा सहयोग न दे करके नशा वगैरह करते रहते थे। तो कुछ चीजें हुई जो हम लोगों को जानना है। रफी उदरजात के समय में जो मराठों ने समझौता किया था फर्रुखसियर से, उसको वैधता प्रदान की गई। ठीक है, वैधता प्रदान की गई समझौते को वैधता प्रदान की गई। अच्छा, अब इसी के शासन काल में रफी उदरजात के, हम शुरू में जब हम लोग चर्चा किए थे औरंगजेब के बारे में, तो उसके 5 पुत्र थे, उसमें अकबर एक था। तो अकबर विद्रोह करता है, तो वो कहानी हम लोग देख लिए। लेकिन उसी अकबर का एक पुत्र था, उसका नाम था निकुशियर। क्या नाम था? निकुशियर। ये जो है अपने आप को मुगल शासक घोषित करता है, लेकिन अपने आप को मुगल शासक बताता है। अब ये भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, देख रहा है कि उत्तरवर्ती जो शासक थे कमजोर हो रहे हैं और उसमें अपना हम फायदा उठा सकते हैं, तो ये अपने आप को मुगल शासक बताता है। इसके ऊपर सैनिक कार्रवाई होती है और इसका जो ये स्टेप था अपने आप को मुगल शासक कहलाने का, ये असफल हो जाता है। तो हम कहेंगे कि निकुशियर ने असफल प्रयास किया खुद को मुगल शासक घोषित करने का। अब बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे हुई थी? बीमारी के कारण रफी उद्दौला की हुई थी। रफी उदरजात की मृत्यु हुई थी अत्यधिक शराब पीने के कारण। अब इसके बाद सैयद बंधुओं ने रफी उद्दौला
ठीक है। अच्छा, एक चीज और बात कर लें हम लोग कि फर्रुखसियर पुत्र था बहादुर शाह प्रथम का, सॉरी बहादुर शाह प्रथम के पुत्र चार थे। एक जहांदार शाह और दूसरा अजीम उस्सान। अजीम उस्सान का फर्रुखसियर पुत्र था। और रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला ये थे पुत्र रफी उस्सान के, इसके बहादुर शाह प्रथम के तीसरे जो पुत्र थे रफी उस्सान, यहाँ लिख देते हैं रफी उस्सान, इसके पुत्र थे ये दोनों, रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला। रफी उद्दौला जब शासक बनता है तो ये अत्यधिक नशा करता था, किस चीज का, अफीम का। और अत्यधिक नशा करने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, कहते हैं पेचिस की बीमारी हुई थी इसे, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा है। अब यहाँ तक आते आते हम ये देखेंगे कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य इतना छिन्न भिन्न हो गया, इतना निकृष्ट कोटि का हो गया कि इसके शासन काल में रफीउद्दौला की मृत्यु के बाद मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह, ठीक है, इन्होंने अपने पुत्री इंद्र कंवर की शादी फर्रुखसियर से किया था। और जब रफीउद्दौला की मृत्यु हो जाती है और शासन की निम्नकृष्टता देख करके वो अपने पुत्री को वहां से लेके, इनके राज्य से लेके चले जाते हैं, इनके मुगलों के हरम से लेके चले जाते हैं। हरम वह जगह था जहां महिलाओं को रखा जाता था, शासक रखते थे। तो यहाँ से मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह अपने पुत्री को वापस लेके चले जाते हैं और उसे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करा देते हैं। ठीक है, जब शादी हुई थी तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया था। और शादी करना एक सुरक्षा के तौर पे लोग करते थे कि खतरे से हम बच जाएं। हम पढ़ेंगे मध्यकाल, जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह अपनी पुत्री को ले गए। अब इसकी मृत्यु हो जाती है पेचिस की बीमारी के कारण। इसके बाद जो शासक बनते हैं, वो मोहम्मद शाह रंगीला। ये व्यक्ति लंबे समय तक शासन करेगा, कब से कब तक, 1719 से 48 तक। मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी प्राप्त करने में सहयोग किया था किसने, चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, सैयद बंधुओं ने, सैयद बंधुओं के सहयोग से। मोहम्मद शाह रंगीला, ये बहादुर शाह प्रथम का जो सबसे छोटा पुत्र था जहान शाह, ये उसका पुत्र है। इसका मोहम्मद शाह रंगीला इसका पुत्र है। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, रोशन अख्तर। अब सैयद बंधुओं के सहयोग से ये तो सत्ता पा गया। अब इसको भी वही चिंता थी जो फर्रुखसियर को हुई थी कि सैयद बंधुओं की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनकी प्रभावशीलता शासन में बढ़ती जा रही है और ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर नहीं पा रहा, शिक्षाचार्यता पूर्वक। इतने निम्न कोड के ये लोग शासक हुआ करते थे कि महत्वपूर्ण व्यक्ति इनके लिए, इनको लगता था कि एक बाधक है इनके शासन के लिए। ये चाहते थे हम निरपेक्ष शासन करें या बिना किसी रोक टोक के करें, मन मर्जी करें। तो इसी संबंध में ये देखता है कि जो जो सैयद बंधु हैं उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है, तो उनको मारने का कोशिश करता है, मारने का षड्यंत्र करता है। और तुरानी दल का जो एक व्यक्ति था प्रभावशाली, चिनक्लिज खान, इसी को निजाम हैदराबाद भी कहते हैं, आसफ जाह भी कहते हैं, या लिख ही लेते हैं आसफ जाह, ठीक है। इसके सहयोग से सैयद बंधुओं को मारने का एक षड्यंत्र रचता है। सैयद बंधु में दो लोग थे, एक हुसैन अली और एक था अब्दुल्ला खान, ठीक है। अब मारना इन लोगों को इतना आसान तो रहा नहीं होगा।
कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है कि इन लोगों को मारने के लिए ये तुरानी दल के नेता चिंगलिज खान से षड्यंत्र करता है। और इस चिंगलिज खान के साथ दो व्यक्ति और थे, इसके साथ दो व्यक्ति और थे। उनका नाम था इत्माउद्दौला और शहादत खान, और एक और था हैदर खान। लिख लेते हैं, इसके साथ कौन कौन थे? हैदर खान, इत्माउद्दौला, शहादत खान। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों के सहयोग लेकर के, चिंगलिज खान का सहयोग लेकर के ये सैयद बंधुओं को मारने की कोशिश करते हैं। इतिहासकारों ने लिखा है कि हुसैन अली को मारने के लिए, चूंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था तो सुरक्षा इसके आसपास किसी शासक से कम तो होगी नहीं, तो कहा जाता है कि ये बैठ करके सेब खा रहा था। एक समय था, अपने सेवकों के बीच में बैठा था, बैठ करके सेब खा रहा था, और इसको जो सेब काट के दे रहा था, जिस चाकू से उसको छील रहा था, उसी चाकू से इसकी हत्या की गई थी। और हत्या कौन किया था? हैदर खान ने उसी चाकू से इसकी हत्या कर दी। अब जब इसका हत्या हो गया तो अब्दुल्ला खान बचे। अब्दुल्ला खान को मारने का कोई विशेष कारण नहीं था, मारना नहीं चाहते थे ये लोग, लेकिन अब ये भी अपने आदत से बाज नहीं आए। अब प्रभावशाली तो थे ही। अब जब हुसैन अली को इन लोगों ने मार दिया, तो इसने, एक व्यक्ति है इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, ठीक है, इसको शासक बना देता है, घोषणा कर देता है कि ये शासक होगा। ठीक है, अब आप सोचो, सीधी सी बात है कि सुरक्षाचारिता के कारण मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको मारने का, सैयद बंधुओं को मारने का षड्यंत्र रचा। अब ये भाई साहब हैं, शासक की घोषणा कर देते हैं कि मोहम्मद इब्राहिम जो है सैयद बंधु, ठीक है, मोहम्मद इब्राहिम जो है अब शासक होंगे। अब इस परिस्थिति को देख करके अब्दुल्ला खान को बंदी बना लिया जाता है और कैद में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो मोहम्मद इब्राहिम को शासक बनाने की बात थी, ये असफल प्रयास साबित हुआ। क्या हुआ? असफल प्रयास। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चिंगलिज खान के सहयोग से इनको मारा गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने चिंगलिज खान को वजीर घोषित कर दिया। ठीक है, वजीर घोषित कर दिया। कब? 1722 में। अब इसके शासनकाल में निरंतर झगड़े चलते रहते थे, षड्यंत्र चलते रहते थे, और इस बात से परेशान होकर के चिंगलिज खान, जो कि योग्य व्यक्ति था, वो तंग आ जाता है और दरबार की जो इस तरह की स्थिति थी, इसको देखते हुए ये शिकार खेलने का बहाना बनाता है और दक्कन की ओर चला जाता है। ठीक है, दक्कन की ओर चला जाता है, और वहां पे यही चिंगलिज खान या आसफ जाह हैदराबाद राज्य की, या रियासत कह लें, राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्षेत्रीय शासकों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको हमें पढ़ना है। अब केंद्रीय सत्ता की कमजोर स्थिति को देख करके जो क्षेत्रीय लोग थे, क्षेत्रीय शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता पूर्वक शासन चलाना शुरू कर दिया। तो पहला क्या हो गया? पहला तो यही हो गया, हैदराबाद की स्थापना चिंगलिज खान ने किया। तो चिंगलिज खान को इसीलिए निजाम हैदराबाद भी कहा जाता है। ठीक है, निजाम उल मुल्क कहा जाता है इसको, चिंगलिज खान को आसफ जाह कहा जाता है। तो ठीक है, एक इसने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। कब किया? 1724 में। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसने अपने आप को मुगलों से खुले तौर पे स्वतंत्रता की घोषणा नहीं किया था। खुले तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा नहीं किया था ये। ठीक है, नहीं किया था। अब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही है, अब इसका फायदा उठा करके बंगाल में एक व्यक्ति है मुर्शीद कुली खान, जो वहां का सूबेदार था, कुली खान, इसने स्थिति को देख करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, ये सब घोषित करने वाले लोग।
और इसी के समय अवध अवध एक क्षेत्रीय रियासत था। इसकी इसकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। कौन? सआदत खान। सआदत खान इसने कर दिया। भरतपुर हम लोगों ने पहली क्लास में चर्चा किया था इसका, दूसरी क्लास में शायद। भरतपुर इसके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी बदन सिंह। इसके संस्थापक रहे ये लोग, बदन सिंह और चूड़ामन, ठीक है, जाट। एक और क्षेत्र है रुहेलखंड, ठीक है। हम देखेंगे कि इसी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में एक ईरानी शासक है नादिर शाह, वो हमला करता है दिल्ली पर, यानी मुगलों पर। और इस तरह केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है, व्यवस्था कमजोर होती है, शासन व्यवस्था डगमगा जाती है। और उसका फायदा उठा करके रुहेलखंड में एक व्यक्ति अली मोहम्मद खान, इसने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अली मोहम्मद खान, ठीक है, इसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। इस तरह बुंदेलखंड में भी विद्रोह हो रहे थे। बुंदेलखंड में भी हो रहे थे, ठीक है, विद्रोह हो रहे थे। अब इन सबों ने अपने अपने क्षेत्रों के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी मुगलों से, ठीक है। और अब ये देखेंगे इसी समय मुगल इतने कमजोर हो गए थे कि मार्च 1737 में, ठीक है, 37 में मराठा पेशवा उस वक्त कौन था? बाजीराव प्रथम था। वो अपने महज 500 घुड़सवारों के साथ आता है और दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है। उसके बाद मार पीट के फिर वहां से चला जाता है। तो आप देखो कि इतना कमजोर हो गया है कि एक पेशवा आता है, हमला करता है, फिर चला भी जाता है मार पीट के। अब क्या होता है? अच्छा, इसको लिख लेते हैं। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम कितने? 500 घुड़सवारों के साथ आया था, ठीक है, घुड़सवारों के साथ। अच्छा, एक चीज और जानना जरूरी है, एक चीज और जानने की जरूरत है, और वो ये है कि ये चिंगलिस खान जो मुगल केंद्रीय शासन छोड़ के गया था, इसको वजीर बनाया गया था, और ये वजीर पद से इस्तीफा दे देता है, ठीक है। और इस्तीफा दे करके ये हैदराबाद की तरफ जाता है, दक्कन की तरफ। अब इतिहासकारों ने इसके संबंध में कहा है कि ये मुगलों के शासन से प्रतिभा का अंतिम पलायन था। ये कौन था? प्रतिभा का अंतिम पलायन इसको कहा है। अब इतिहासकारों ने ऐसा कहा तो बहुत बड़ी बात होगी, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये था, अब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में नहीं रह गया है, और इस तरह अपने स्वेच्छाचारिता के कारण महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मुगल शासक होता चला जा रहा है, और केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाएगी। और इसी कमजोरी का लाभ उठा करके 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ये दिल्ली पर हमला करता है, और दिल्ली को लूट करके दिल्ली पर हमला किया। इसकी कहानी पढ़ेंगे अभी हम लोग, ऐसा क्या परिस्थितियां थी जिससे ये नादिर शाह भारत की तरफ आने को प्रेरित हुआ, और ये दिल्ली पे हमला किस तरह किया, उसको रोका जा सकता था। किस तरह शासकों की स्वेच्छाचारिता ने इसको प्रेरित किया कि ये दिल्ली पे हमला करे। और इसमें एक व्यक्ति और है, वो जो शहादत खान है, जिसने ये शहादत खान हम लोगों ने देखा है, जिसने अवध राज्य की स्थापना किया था। इसने षड्यंत्रकारी भूमिका निभाया, इसको दिल्ली पे हमला करने को प्रेरित किया, क्योंकि दिल्ली के बगल में करनाल जगह है, वहां पे युद्ध होता है, और जब सब हार जाते हैं दिल्ली के लोग यानी मुगल शासक, तो ये वहां से वापस जाने को होता है। तो शहादत खान इसको अपने षड्यंत्रकारी नीतियों की वजह से उसको प्रेरित करता है कि भाई तुम दिल्ली पे हमला करो, वहां से तुम्हें बहुत कुछ मिले। इस तरह वो दिल्ली पे हमला करता है, और इतिहासकारों ने लिखा है 70 करोड़ की संपत्ति ये लूट करके अपने साथ ले गए। संपत्ति मुगल शासक कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। एक चीज और